हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HP टेट फिजिक्स के लिए रिवीजन। सो प्लीज़ डू वॉच वीडियोस एंड प्रैक्टिस डेली सो यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्ज़ाम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कि अगर किसी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, सेम रहेगी या फिर इनिशियली इंक्रीज़ करेगी देन डिक्रीज़ करेगी। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस पे एंड कंडक्टिविटी पे। तो अगर सबसे पहले बात करें कंडक्टर की, तो अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, और उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, और उसकी कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ओके तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि विद इंक्रीज द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसकी जगह अगर पूछा होता कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर तो क्या आंसर होता, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है, इफ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लार्जर द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज। क्या है, अगर किसी कॉपर वायर को हम स्ट्रेच करते हैं इसे 0.1% लार्ज करने के लिए, तो जो इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज वो क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, आपको रेजिस्टेंस और लेंथ का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो आर क्या है, अगर रेजिस्टेंस है देन आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एंड ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे हम क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब यहाँ से जो दो ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली कट हो जाती हैं, कौन सी, डिक्रीज़ वाली। क्योंकि अगर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं देन ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस है वायर की वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो अब हमें क्या करना है, ए एंड सी में से एक आंसर चूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले न्यू रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। और न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, न्यू लेंथ ऑफ कॉपर वायर। तो वो क्या आ जाएगी, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 0.1% एल। ठीक है, तो एल डैश निकल गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए एल। यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ए डैश फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो नई रेजिस्टेंस आ जाएगी उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। यहाँ से आर डैश निकल गया अगर हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या चीज़ है, कोई नंबर्स की फॉर्म में निकालने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से आपके पास एल डैश की वैल्यू निकल गई, एल की फॉर्म में निकलेगी जो, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसी तरह ए डैश की वैल्यू जो ए की फॉर्म में निकलेगी उसको भी पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डैश, जो किसकी फॉर्म में आएगा, आर की फॉर्म में, उसको भी यहाँ पुट कर लिया। एंड में हमारे पास जो सारे आर आएंगे उनको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के में होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और हमारे पास क्या निकल जाएगी वैल्यू, परसेंटेज की फॉर्म में सिंपली। और क्या आंसर होगा इसका, 0.2% इंक्रीज। क्या करेगी, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी कॉपर वायर को 0.1% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो 0.2% से इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिटवीन ए एंड बी इज़, क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हैं, इसकी क्या निकालनी है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये देखने में सीरीज़ की फॉर्म में लग रहे हैं, बट क्या है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इसलिए अगर हम इनको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 है, 6 है एंड 6 है। तो ये क्या इस फॉर्म में दिख रहा है। अब हमें ये जो रेजिस्टेंस हैं किस फॉर्म में लगे हुए हैं, इन पैरेलल में। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन सब की वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3/2 ओम आ जाएगा। ओके, क्या करनी है, यहाँ पे आपको R1 की वैल्यू जो 3 ओम है, R2 की वैल्यू जो 6 ओम है और R3 की वैल्यू क्या है, 6 ओम है। ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, देन हमारे पास हमें क्या निकालना है, जो आंसर होगा 1/R की फॉर्म में नहीं, किसकी फॉर्म में निकालना है, R की फॉर्म में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 ओम आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह अगर सीरीज़ में दिया होता तब हम सिंपली क्या करते, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता, R इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 ओम आ जाता। ओके, बट यहाँ पे क्या है, किसकी फॉर्म में है, पैरेलल में है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आया, 3/2 ओम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग वुड बी। जो हमारे पास ये फिगर है इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो सबसे पहले कुछ भी कैलकुलेशन करने से पहले हमें क्या करना है, इसके जो फिगर है वहीं से अपना आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करना है। कैसे, हमें पता है कि अगर जो एमीटर है उसको सर्किट के साथ किस तरह अटैच करते हैं, इन सीरीज़, और जो वोल्ट मीटर है उसको किस तरह अटैच करते हैं, पैरेलल में। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, फिगर से हमें दिख रहा है कि जो एमीटर एंड वोल्ट मीटर हैं दोनों किस तरह कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में। इसलिए इस सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, एमीटर की रीडिंग तो निकाल सकते हैं, बट वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, 0 होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 वोल्ट। क्या होगी इस सर्किट में, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो किस तरह कनेक्टेड है सर्किट के साथ, इन सीरीज में। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट्स पाथ विल बी। एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड में है, कितने एंगल पे एंटर कर रहा है, 60 डिग्री में। तो इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, सर्कल होगा, पैराबोला होगा या फिर हेलिक्स होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू EV साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 60 डिग्री। F क्या है, फोर्स आ गई, जो B है वो क्या आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में होंगे, ठीक है। और 60 डिग्री पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एंटर करेगा। तो एज पर लेफ्ट हैंड रूल क्या हो जाएगा, जो उसका पाथ है वो किस तरह चलेगा, एक हेलिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है वो अनचेंज रहेगी और फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में हैं, तो इसीलिए ये किस तरह चलेगा, एक हेलिक्स की बात में, जो इस तरह होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हेलिक्स। नेक्स्ट आता है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। क्या आ जाएगी SI में, न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एक जो रॉकेट है उसकी वर्किंग किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इलास्टिसिटी पे, कैपलर्स लॉ पे, न्यूटन लॉ पे या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि जो मोमेंटम है उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो रॉकेट की वर्किंग है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी होगी। नॉर्मली हमें पता है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। बट जब कोई बॉडी कहाँ पे है, सेंटर पे है, तो जो ग्रेविटी है उसको उस ऑब्जेक्ट को पुल करने की नीड नहीं रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ क्या करेगी, उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। बट जब कोई बॉडी ऑलरेडी कहाँ पे है, सेंटर पे है, तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स या एक्सेलरेशन की नीड नहीं रहेगी, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी होगी, जीरो होगी। इसका आंसर क्या हो गया, जीरो। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी है, तो आंसर ऑलवेज कितना होगा, जीरो होगा। और अगर पूछा जाता है कि सरफेस पे कितनी है, तो आंसर आपको पता क्या होगा, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है कि आप सिर्फ किस बात पे ध्यान देते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ओके। बट यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर सकते हो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। क्योंकि नॉर्मली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को भी, एक्सेलरेशन को भी, ओके। बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डज द एरिया अंडर, क्या पूछा जाता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर पूछा जाता है एरिया अंडर तो आंसर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इज इफ द स्पीड ऑफ ए कार बिकम्स 4 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। अगर हम क्या करें, किसी कार की स्पीड को 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें, देन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स, 32 टाइम्स या 4 टाइम्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ रिलेशन पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कहाँ से लगा हमें पता, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू mv²/2। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, सिर्फ हमें क्या पता करना है कि अगर रिलेशन पता करना है, मतलब अगर स्पीड, एक कार की स्पीड को हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए सिर्फ हम ये चीज़ नोट करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी कितनी है, अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 16 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।